They can never have a nuclear weapon. आप देख रहे हैं बीबीसी हिंदी का स्पेशल लाइव प्रोग्राम। मैं हूं प्रेरणा। ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं और ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। एक साल के अंदर अंदर ये दूसरी दफ़ा है जब इसराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां पर कई जगह धमाके सुनाई दिए। ईरान के दूसरे शहरों में भी हमले हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे कार्यक्रम में बात करेंगे। पर कुछ देर पहले ईरान के एक स्थानीय अधिकारी ने सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA इरना को बताया है कि आज एक स्कूल पर हुए इसराइली हमले में 40 लोगों की मौत हुई है। बताया गया है कि यह हमला ईरान के दक्षिणी होर्मोज़गन प्रांत के मिनाब काउंटी में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर हुआ। वहीं ईरान ने खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते हुए मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं। ये वीडियो कतर का है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 17 एयरबेस हैं और अब तक ये कंफर्म हुआ है कि ईरान ने कतर, UAE और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। ये हालात कैसे बने, इनका असर क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है, जानेंगे ये सब हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी अब से थोड़ी देर में मिडिल ईस्ट इनसाइट्स प्लेटफॉर्म की फाउंडर शुभदा चौधरी, साथ ही यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही मध्य पूर्व की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट महेश सचदेव जी हमारे साथ हैं, और इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट डॉक्टर प्रेमानंद भी हमारे साथ हैं। तो इन सब से एक एक करके बात करेंगे, इन सब के पर्सपेक्टिव्स को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि अब तक हमें मालूम क्या है। तो ये साफ हो चुका है कि ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा ईरान के दूसरे शहरों में जैसे कि करज, कुम, इस्फहान और किरमानशाह में भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने भी इसकी पुष्टि की है। इन हमलों को लेकर इसराइली सेना ने कहा है कि तेहरान में उनके हमलों का निशाना वो जगहें थीं जहां बड़े राजनीतिक और सुरक्षा अधिकारी इकट्ठा हुए थे। पहले तो इसराइल ने कहा कि उसने ईरान पर प्रीएम्प्टिव अटैक्स किए हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इस मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका भी शामिल है। उन्होंने ईरान की सेना को सरेंडर करने को कहा और ये चेतावनी दी। कुछ देर पहले अमेरिकी सेना ने ईरान में बड़े पैमाने पर युद्ध अभियान शुरू किया है। हमारा मकसद ईरानी शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म कर अमेरिका के लोगों की रक्षा करना है। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का स्पॉन्सर है और उसने हाल ही में विरोध प्रदर्शन कर रहे अपने ही हजारों नागरिकों को सड़कों पर मार डाला। अमेरिका और खासकर मेरे प्रशासन की हमेशा से ये नीति रही है कि ये आतंकवादी शासन कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाए। मैं ये फिर कहता हूं कि उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को मिट्टी में मिला देंगे। इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले अभी हरेंद्र मिश्रा के पास चलते हैं, जो अभी यरूशलेम में मौजूद हैं। हरेंद्र जी, आप अभी वहां के ताज़ा हालात बताएंगे। अभी क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं यहाँ यरूशलेम में हूँ, यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ और बिल्कुल सब कुछ शांत यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं कुछ दौड़ते हुए भी नजर आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। आज छुट्टी का दिन है तो आज सुबह से ही लोग अपने घरों में ही थे, और आज तकरीबन 8:30 बजे जब सायरन बजा तो उस समय पहली बार पता लगा लोगों को कि युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। और सायरन बजते ही हम लोग यहाँ पर शेल्टर हाउस की ओर भागे। यहाँ पर तकरीबन हर घर में जो है एक सुरक्षित कमरा बना हुआ है, वहाँ पर लोग जाकर के छिप जाते हैं। तो हम लोग भी वहाँ पर थे और सुबह से तकरीबन 3-4 बार जो है यहाँ जेरूसलम में सायरन बज चुका है, और हर बार जाकर के हम वहाँ रहते हैं। और थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर IDF इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जब ये सूचना आती है कि अब आप बाहर निकल सकते हैं, तो हम बाहर निकल जाते हैं। और कहा यह गया है कि आपातकाल यहाँ पर घोषित कर दिया गया और सभी को यह हिदायत दी गई है कि वो शेल्टर हाउसेस के पास ही रहे, यानी जो बॉम्ब शेल्टर्स बने हुए हैं उसके पास रहें, और जब भी सायरन बजते हैं तो जाकर के वहाँ पर छिपें।
तो इस तरह जो है ये सारा दिन तकरीबन यरूशलेम में चलता रहा है। बाकी शहरों से ज़्यादा इस तरह की खबरें आई हैं, खास करके उत्तरी जो इलाका है वहाँ पर जो है अलर्ट्स ज़्यादा हुए हैं, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि किसी तरह का जान माल का नुकसान की कोई खबर यहाँ पर नहीं मिली है। यरूशलेम में जो है आपको ये कह सकता हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा जो है परेशानी नज़र नहीं आई है। यहाँ पर पहले भी जब युद्ध हुआ तो यहाँ पर कोई रॉकेट या कोई मिसाइल जो है वो नहीं गिरा है, और गिरा था, और इस बार भी अभी तक जो है ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि सायरन यहाँ भी बजते रहे हैं और लोग यहाँ भी जो है सुरक्षित घरों का रुख करते रहे। जी हरेंद्र जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज ये खबर आई, क्या वहाँ पहले से डायरेक्टिव्स थे कि इजराइल हमला करने जा रहा है ईरान पे, और उसके पहले आईडीएफ की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई डायरेक्टिव्स थे सिटीजन के लिए? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से नगर पालिका के अधिकारी जो है बार बार आकर के ये बॉम्ब शेल्टर्स जो है इसको चेक कर रहे थे, और वो घरों में जा करके देखना चाह रहे थे कि जो निर्देश हैं होम फ्रंट के उसको माने जा रहे हैं नहीं। लोगों ने उसको स्टोर रूम तो नहीं बना दिया है, क्योंकि ऐसा पहले हुआ था, और पिछले युद्ध के पहले भी यहाँ पर काफी सख्त कार्रवाई हुई थी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इन सुरक्षित घरों को ठीक से मेंटेन नहीं किया हुआ था, और जिस तरह के निर्देशानुसार जो वहाँ पर चीजें होनी चाहिए उनका प्रबंध नहीं किया था। तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर के यहाँ पर जो है निगरानी देखी गई, और लोग जो हैं आकर के नगर पालिका के अधिकारी जो हैं वो ये भी कह रहे थे कि ये होम फ्रंट का जो निर्देश है उसका वो पालन कर रहे हैं, उससे ऐसा आभास हो रहा था कि तैयारी जो है वो चल रही है। वैसे भी यहाँ पर अगर सुरक्षा संबंधित जो एजेंसियां हैं और उनके लोगों से बात हुई, या फिर सरकार के लोगों से भी जब बात हो रही थी, तो तकरीबन ये तय लग रहा था कि युद्ध जो है वो कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, और जब आज जंग शुरू हुई तो किसी को कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं हुई है। जी, अब मैं शुभदा जी आपके पास आना चाहूँगी। हमने हरेंद्र जी को सुना, वो कह रहे थे कि आभास पहले से था कि जंग इस तरीके के हमले हो सकते हैं, और हम भी देख रहे थे कि अमेरिका ने जिस तरीके से जंगी जहाज़ अपने तैनात किए। लेकिन एक तरफ बातचीत भी हो रही थी, जिनेवा में बातचीत हुई, और अब्बास अरागची ने कहा कि उनके हिसाब से ये बातचीत सकारात्मक रही। फिर ट्रंप कहते हैं कि वो इस बातचीत से खुश नहीं है, और फिर आप देख रहे हैं कि ये हमले हुए। तो क्या ट्रंप इस बातचीत को एक कवर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए, जो भी बातचीत हो रही थी वो ओमान में हो या जिनीवा में हो या स्विट्ज़रलैंड में हो, तो वो फेस टू फेस नहीं हो रही थी। ओमान मीडिएट कर रहा था। पिछले साल भी जो 12 डे का वॉर हुआ था उसमें भी यही केस रिपीट हुआ था, लेकिन साथ में प्रोपेगेंडा लीक्स भी होते थे। जैसे यूएस एक प्रोपेगेंडा लीक किया कि सिस्तान बलूचिस्तान जो एरिया है ईरान का, वहाँ पे 400 kg 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। फिर उसने लीक किया कि नहीं, एक पिक एक्स माउंटेन है जिसके अंदर ये पूरा एनरिचमेंट कर रहे हैं इस्फहान के पास। तो ये निगोसिएशंस के साथ साथ चल रहा था। अब कल जो है यूएस जनरल अटॉर्नी जनरल ने पैम बोंदी ने बोला है कि एप्स्टीन फाइल्स का पूरा खुलासा होने वाला था, जिसके कारण एक डिस्ट्रैक्शन में ट्रंप, क्योंकि नेतन्याहू खुद अभी परेशान है क्योंकि 26 अक्टूबर को इजराइल में इलेक्शन होने वाले हैं और शायद वो ना जीते। तो मुद्दा ये नहीं है कि ईरान का न्यूक्लियर कैपेसिटी है कि नहीं, क्योंकि इजराइल का भी है। इजराइल के पास 200 से 400 न्यूक्लियर कैपेसिटी बिल्डर्स हैं। दिमोना पे भी साइरन्स आज बढ़े हैं, उसको पूरा का पूरा फ्रीडम है। लेकिन मुद्दा ये है कि रजीम चेंज करना है पहला। दूसरा मुद्दा है कि एप्स्टीन फाइल से एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए। दूसरा तीसरा मुद्दा है कि जो रेजा शाह पहलवी के बेटे मैरीलैंड यूएस में रहते हैं, उनकी एक अपनी एक थिंक टैंक है, FDD उसका नाम है, विच इज़ फ्रेंड्स फॉर डेमोक्रेटिक डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज, जो नई सत्ता परिवर्तन करके ईरान में लाना चाहती है। यही अमेरिका में 1953 में भी हुआ था। उन्होंने मुसादिक जो थे इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उसको हटाया था। आज भी उन्होंने खामेनी और पेजेश्कियान के ऊपर अटैक किया है। फिर ईरान ने रिटेलिएट किया है। GCC का इकलौता एकमात्र एक देश है ओमान जिस पे नहीं किया है। लेकिन ये अभी आगे चलेगा, ये बंद नहीं होगा। ट्रंप आज फिर संबोधन करने वाले हैं, और क्योंकि कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं लिया गया है, जैसे 2003 में बुश ने नहीं लिया था, तो कांग्रेस अब क्या एक्शन लेती है अमेरिका की, ये भी देखने लायक होगा। क्योंकि यही अमेरिका जो वॉर में जा रहा है, ये $38 ट्रिलियन के डेप्थ में है। वही, मतलब मैं ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और बाकी उनके जो वादे थे उस पर आऊँगी, लेकिन जो 12 दिन के वॉर की बात हमने की जो पिछले साल हुआ, उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो ईरान की है उसको एक तरीके से बहुत कमज़ोर कर दिया है। तो मेरा सवाल ये है कि फिर जब कमज़ोर कर दिया था तो आखिर फिर इस दोबारा हमले की ज़रूरत क्यों पड़ी?
देखिए, ये जो पूरा न्यूक्लियर के ऊपर जो डिबेट चल रहा है ना, ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि ये ईरान दो वर्ल्ड ऑर्डर के बीच में लड़ाई है। एक वर्ल्ड ऑर्डर है आपका यूएस, यूरोप और इजराइल, और दूसरा है आपका रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान, जिसको कंक भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। अब वो रिजीम चेंज को कह दें या न्यूक्लियर को कह दें या कोई भी चीज़ कह दें, प्रोटेस्ट करवा दें, ये सारी चीज़ें नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ईरान में, क्योंकि ईरान में दो तरह की करेंसीज हैं, एक है रियाल, एक है तुमान। अभी $1 1,40,000 रियाल है और एक तुमान होता है 10 रियाल, तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है। तो ईरानियंस क्या करते थे, ईरान में क्योंकि बिजली बहुत सस्ती मिलती है, तो ईरानियंस ने अपना सारा पैसा बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में डाला हुआ था। अब क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप याद रखिएगा, जब भी ये अटैक करते हैं, जैसे वेनेजुएला का हुआ या कनाडा के ऊपर टैरिफ का दिया या EU के ऊपर टैरिफ का दिया, हमेशा वीकेंड पे करते हैं। और इजराइल ने पिछली बार 12 दिन के वॉर के समय अंधेरे में रात में किया था, इस बार सुबह किया है, क्योंकि इनका था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करेंगे। लेकिन अगर मुद्दा है कि अगर पिछली बार इन्होंने जब फोर्डो और इस्फहान पे अटैक कर दिया था, तो अब क्यों करना है? तो पिछली बार ये मान ही नहीं रहे थे कि फोर्डो और नतान्स पे अगर इन्होंने अटैक किया है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब वो मानते हैं कि नहीं, प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है, जिसको मानने के लिए उनको कम से कम 8 महीने लग गए। तो सिंपल भाषा में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। किसी को नहीं पता ईरान के अंदर क्या यूरेनियम एनरिचमेंट है। जैसे इराक के बारे में बोला गया था ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उसके बाद टोनी ब्लेयर भी आ गए, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के लोगों को बग भी किया गया था, पूरा सर्वेलेंस चला था, स्पाइनेज चला था, बुश पूरा फोर्स में आ गए थे कि या तो हमारे साथ हैं आप, नहीं तो हमारे खिलाफ हैं आप। तो अब जो है, देखिए, ये स्पिल ओवर है, ये इसी तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, ईरान को टेररिज्म का हब बनाएंगे, उसको बताएंगे कि ये जो है हुथीज, हिजबुल्ला और हमास को मदद करता है, ये ऑक्टोपस जैसा है। लेकिन मुद्दा जो है कि ईरान ने अमेरिका की जो सिट्रस कम्युनिकेशन होती है, जो वाइट हाउस को देखती है कम्युनिकेशन, उसको पूरा सैबोटाज करके रखा है। IRGC का स्लीपर सेल्स है ईरान में। IRGC ने US के वाटरशेड्स और सप्लाई सिस्टम्स का पूरा कंट्रोल लेके रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर US सोच रहा है कि सिर्फ गल्फ ऑफ ओमान या फिर अरेबियन सी या मेडिटेरेनियन में ये कहीं और की लड़ाई है और कहीं और ही रहेगी, ऐसा नहीं है। ये US की ज्योग्राफी के अंदर भी होगी। तो एक बार हम दूसरे जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस अटैक को किस तरीके से देख रहे हैं। पहले महेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप इस हमले को किस तरह से देख रहे हैं? मैं इस हमले को एक महत्वाकांक्षी और विघटनकारी तरीके से देखता हूँ। तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। पहले जो सीमाएं बांधी गई थी वार्तालाप के लिए कि मिसाइल पर रिजीम पर कंट्रोल होना चाहिए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर कंट्रोल होना चाहिए, या जो प्रॉक्सीज हैं उन पे उनसे हाथ खींचना चाहिए, वो सब हटा करके अब बड़ी चीज जो सामने मुद्दा आया है वो रिजीम चेंज का आया है। दूसरा और विघटनकारी ये इसलिए है कि इतने बड़े रिस्क लिए जा रहे हैं इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि विश्व की व्यवस्था के लिए। अगर मान लीजिए ईरान जैसे कि धमकी दे चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है, या बाबल मंडेब को हूती फिर से चोक कर देती, तो विश्व का जो व्यापार है समुद्र से जो होता है उसका एक बड़ा प्रतिशत 30% के आसपास विघटन में आ जाएगा। दूसरी ओर जिस तरह से मध्य पूर्व के और देशों पर ईरान ने सॉफ्ट टारगेट बना करके हमले करने शुरू कर दिए हैं, उससे भी इसका विस्तार होने की काफी बड़ी संभावना हो गई है युद्ध की। पिछले युद्ध, जून के युद्ध के मुकाबले में ये युद्ध ज्यादा विस्तृत होगा, ज्यादा विघटनकारी होगा। और मुझे लगता है कि जैसा कि पहले भी कहा गया कि अमेरिका के अंदर भी इसकी दो फाड़ हो सकती है और नुकसान हो सकता है। साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि सत्ता परिवर्तन की पहले भी प्रयास किए गए हैं मध्य पूर्व में, चाहे वो लीबिया में हो, चाहे इराक में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, और ये सब जो है वो बड़े ही नाकामयाब रहे हैं। और कुल मिलाकर के अमेरिका का नुकसान ही नहीं हुआ है, इन देशों की भी सत्ता अभी तक स्थिर नहीं हो पाई है।
जी। कहीं गृह युद्ध चल रहा है, कहीं पर जो विपक्ष था अमेरिका का जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई वो सत्ता में काबिज हो रहा है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि जब इतने छोटे देशों को ही नहीं कंट्रोल कर पाया अमेरिका, तो ईरान जैसे बड़े देश में जिसकी 9 करोड़ आबादी है और जिसको घेरा नहीं जा सकता, क्योंकि कई देशों के साथ उसके बॉर्डर मिलते हैं, ये सब, और शिया लोग अक्सर कई देशों में फैले हुए हैं। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी 15% के आसपास मुसलमानों की आबादी शियाओं की है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि एक ज्यादा महत्वाकांक्षी तरीके से ये काम किया जा रहा है। और ट्रम्प साहब की अपनी जो आलोचना रही है अपने से पहले राष्ट्रपतियों की कि उन्होंने एंडलेस रिजीम चेंज की लड़ाइयां लड़ी वगैरह, वो सब उन्हीं के ऊपर खुद लागू होने जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। जी, आज ट्रम्प का एक पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और उस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही थी, बहुत रिएक्शंस आ रहे थे। प्रेमानंद जी, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको बता दूँ कि हम इस हमले की बातचीत कर ही रहे हैं, तो इस हमले के पीछे की वजहें क्या हैं, क्या अभी तक समझ में आ रही हैं, ये हम आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से कि ईरान इस तनाव के पीछे की वजहें क्या रहीं। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। ईरान ये कहता रहा है कि वो फोर्दो और नतांज में एनरिच्ड यूरेनियम तैयार करता है, कि उसका परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के बढ़ते भंडार पर चिंता जताती रही है, लेकिन उन्हें परमाणु हथियार बनाने की किसी प्लान्ड कोशिश के कभी कोई सबूत नहीं मिले। रही बात अमेरिका की, तो मार्च 2025 में अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा था कि अमेरिका ये मानता है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार नहीं कर रहा। फिर जब बीते साल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए थे, तब ट्रंप का कहना था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने ही वाला था, मगर उन्हें कोई सबूत नहीं मिले। इसके पहले 2015 में ईरान का अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ परमाणु समझौता हुआ था। प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान सिर्फ एनर्जी के लिए यूरेनियम एनरिच करने पर राजी हो गया था। लेकिन 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद इस डील को खतरनाक बताते हुए उन्होंने अमेरिका को इससे अलग कर लिया। अमेरिकी प्रतिबंध फिर से लागू हो गए और ईरान, जो अब तक समझौते की जो शर्तें मान रहा था, उनका उल्लंघन करने लगा। वहीं ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास बहुत सारी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि ना तो वो इस बात को मानता है, ना खारिज करता है। ये भी साफ है कि ईरान इजराइल को कैसे धमकियां देकर कहता रहा है कि उसकी नज़र में इजराइल का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए। वहीं लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश कर सकता है। अभी हम जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, उनकी भी यही राय है कि इन हमलों के पीछे की एक मंशा ये भी है। बीते दिनों ईरान में हुए सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी लग रहा था कि अमेरिका दखल देगा, तब भी कुछ नहीं हुआ। मगर अब ट्रंप ने अपना इरादा कुछ ऐसे जताया है। आखिरकार ईरान के गौरवशाली लोगों से आज रात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी आज़ादी का वक्त आ गया है। सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। बाहर बहुत खतरा है, हर जगह बम गिरेंगे। जब हम काम पूरा कर लेंगे तो अपने शासन की कमान संभाल लेना, वो आपके हाथों में होगा। शायद पीढ़ियों तक यही एक मौका आपके पास होगा। वर्षों से आप अमेरिका से मदद मांगते रहे, लेकिन आपको ये नहीं मिली। आज रात मैं जो करने जा रहा हूं, वो करने को कोई भी राष्ट्रपति तैयार नहीं था। अब आपके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो आपको वही दे रहा है जो आप चाहते हैं। देखते हैं आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अमेरिका अपनी पूरी ताकत से आपका समर्थन कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में लें और उस समृद्ध और गौरवशाली भविष्य को सच करें जो आपके बिल्कुल करीब है। यही वो पल है जब आपको कुछ करना चाहिए। इसे यूं जाया ना जाने दें। इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरानी जनता को कुछ ऐसा ही मैसेज दिया है। मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। 47 सालों से आयतुल्ला शासन इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। इसने हमारा खून बहाया है,
कई अमेरिकियों की हत्या की है और अपने ही लोगों का नरसंहार किया है। इस हत्यारे आतंकवादी शासन को परमाणु हथियारों से लैस नहीं किया जाना चाहिए। हमारी संयुक्त कार्रवाई से ईरान की साहसी जनता को मौका मिलेगा कि वो अपना भाग्य अपने हाथों में ले सकेंगे। अब समय आ गया है कि ईरानी जनता के सभी वर्ग, फारसी, कुर्द, अजेरी, बलूची और अहवाजी, अत्याचार की बेड़ियों को उतार फेंकें और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान की स्थापना करें। तो मैं प्रेमानंद जी आपके पास आना चाहूँगी और मैं जो सवाल करना चाहती थी वो ये कि आज एक्स पर मैंने एक ट्रंप का पोस्ट था जो काफ़ी वायरल हुआ और उस पर काफ़ी रिएक्शंस आ रहे थे। ये साल 2013 का उनका ये पोस्ट था जिसमें वो कह रहे हैं कि ओबामा को टारगेट करते हुए वो कह रहे हैं कि आपको याद होगा मैंने बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि राष्ट्रपति ओबामा अपनी सही तरीके से बातचीत न कर पाने की अक्षमता के कारण ईरान पर हमला करेंगे। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ट्रंप जो खुद को पीस मेकर, डील ब्रेकर के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे, उन्हें इस हमले की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसके 3 पक्ष हैं। एक जो घरेलू पक्ष होता है जो कि ईरान में भी है, इजराइल में भी है। एक जो है उसका रीजनल, एक जो है सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, और एक जो है वैश्विक। ट्रंप सरकार ये मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उनके अपने मुताबिक होने चाहिए, जो वो चाहते हैं। अगर वो उनको नहीं मिलता है तो वो पीस के नाम पे वॉर जो है उनके लिए एक ऑप्शन है। उसके अलावा भी वो कई बार आज उन्होंने जिस हिसाब से दिया है, अपना एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने पिछले 40-45 साल की हिस्ट्री का भी जिक्र किया है। उन्होंने उसमें एम्बेसी में जो 444 दिन ईरान में जो अमेरिकन एम्बेसी को सिक्योर किया गया था कब्जे की तरह। उसके अलावा पुराने दशकों के समय में भी जो ईरान पे एलिगेशन थे कि ब्लास्ट वगैरह जिसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, ये सब तो है। ट्रंप जो पहली सरकार थी उसमें वो ज़्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस की वकालत नहीं करते थे, लेकिन अब जो है वो आप वेनेजुएला देख लें या फिर क्यूबा के बारे में जो उनका ख्याल है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को भी बैक किया है ओपनली, ये दिखाता है कि मिलिट्री ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ट्रंप जो है वो अपने हिसाब से एक ऑर्डर को जो है देखने की कोशिश करते हैं जिसमें वो हमेशा अपने आप को एक विजेता की तरह जो है सो साबित करना चाहते हैं, और मिलिट्री ऑप्शन उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि इजराइल जो है उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि वॉर जो है उनकी सुरक्षा नीति का एक हिस्सा है, और वो जब तक वॉर में रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे। आप ये भी जान लें कि पूरे मिडल ईस्ट में 3 जो सबसे पावरफुल कंट्रीज़ हैं उसमें कोई अरब कंट्री नहीं है। इजराइल है, टर्की है और ईरान है। टर्की जो है सो नाटो का भी मेंबर है। टर्की गाजा की जो बोर्ड ऑफ पीस बनी है सो कॉल्ड, उसका भी हिस्सा है। और वो जितने भी रेटरिक दे दें एर्दोगान, वो कभी भी इजराइल के खिलाफ उस तरह नहीं जाएंगे। तो ईरान जो है सो कहीं ना कहीं इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कोट एंड कोट या परसीव्ड जो है खतरा रहता है। उसका एक डोमेस्टिक पहलू भी है कि आप जान रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में होने वाले हैं। नेतन्याहू हमेशा एक पॉलिटिकल क्राइसिस में जब भी आते हैं तो एक जो है युद्ध जो है एक डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है। और उसके अलावा जो है सो ईरान के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं जो खामनी की जो है क्लर्जी रूल्ड गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी उनकी भी बहुत कम है। पिछले कई इलेक्शंस में भी आप देख लें पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हुए हैं। तो 2 जो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ट्रंप का, एक है राजनीतिक और एक है सैनिक। राजनीतिक ये है कि रिजीम चेंज जब तक बदलेगा नहीं तब तक इजराइल की सुरक्षा पे सवाल रहेगा, और अमेरिका जिस हिसाब से रूल करना चाहता है और जिस हिसाब से ईरान के साथ अपने रिलेशन रखना चाहता है, वो तब तक संभव नहीं है जब तक खामनी की उसमें जो है सो वहाँ पे रूल होती है। दूसरा सिर्फ न्यूक्लियर एस्पेक्ट ही नहीं है। अमेरिकी गवर्नमेंट ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, तो एक राजनीतिक है रिजीम चेंज और एक है सैन्य, जिनको उनकी सुरक्षा जो IRGC है, चाहे जो भी जितने पावर उनके पास हैं, उनको इतना कमज़ोर कर सकें, जो कि एक्सटेंशन है जिन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को ख़त्म करके किया या जो हमास के साथ उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज, और एक सैन्य जो है सो एम्बिशन है कि कम्प्लीटली ईरान को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दें कि वो आने वाले कई साल तक जो है वो इजराइल के लिए जो है क्वेश्चन मार्क ना रख पाएं। तो ये जो है सबसे बड़ा है। और ये मान के चलें कि ट्रंप जो है वो एक अपने आप में एक अनोखे जो है राष्ट्रपति भी हैं, जो ये मानते हैं कि जो उनका दिल करता है वही उनकी नीति है।
तो आप इस तरह को ऐसे इनको इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं। जी शुभदा जी, मोटिव्स की बात हो गई, लेकिन इस ऑपरेशन को अमेरिका ने जो नाम दिया है ऑपरेशन फ्यूरी, इसके पीछे आप क्या रीजंस देख पाती हैं? देखिए, जब भी कोई भी देश कोई ऑपरेशन करता है तो उसका नाम उसकी लेजिटिमेसी के लिए रखता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर था या बुनियान अल मरसूस था, तो यूएस ने इसको ऑपरेशन वाइल्ड फ्यूरी रखा है। पिछली बार मिडनाइट हैमर रखा था। इसके बाद जो है इजराइल ने इसको राइजिंग लायन रखा है। ईरान ने इसका नाम रखा है तूफान अल ख़त्म। तो सब ने अपना अपना नाम रख दिया है, लेकिन मुद्दा यह है कि जैसे आपने तुलसी गबार्ड की फ़ोटो दिखाई, तुलसी गबार्ड को इन लोगों ने कभी भी, जो इनर कैबिनेट है ट्रंप का, उन्होंने नज़रअंदाज करके रखा हुआ है पिछले 1 महीने से। कौन ट्रंप को इसमें एडवाइस दे रहे हैं? पहले हैं लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम जो है एक अमेरिकन सेनेटर हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं अमेरिकन डिफेंस लॉबीज से। फिर हैं हावर्ड लटनिक जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। फिर है मिरियम एंडरसन जिनका यल्ला वेबसाइट है, इजरायली न्यूज़पेपर है, इजरायली ही हैं, जूइश भी हैं। और उसके बाद फिर आपकी स्टीफन मिलर जो अंडर चीफ ऑफ स्टाफ है, सूसी वाइल्स जो वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन है, और जैरेड कुशनर जो साफ तौर पे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को ही वो वहाँ पे दिखाते हैं। तो इनका एक अपना लॉबी ग्रुप है जिसमें ये ट्रंप को एडवाइस करते हैं। ट्रंप पिछले साल तक, मैं मानती हूँ, वो तैयार नहीं थे ईरान पे अटैक करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने अपने NSA टॉम वॉल्स को भी फायर कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद वो वापस आ गए। अब मुद्दा क्या है इंटरेस्टिंग? मुद्दा ये है इंटरेस्टिंग कि अब ईरान क्या करेगा। ईरान ने पहले ये चीज़ बोली थी अगर हम पे अटैक होगा तो हम अमेरिकन बेसिस पे अटैक करेंगे। अमेरिका के कम से कम 50,000 सोल्जर्स 19 बेसिस पे हैं। उसके बाद उसने बोला था कि नेक्स्ट स्टेप होगा रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करना। तो जो सऊदी अरेबिया और कुवैत और बाकी के GCC कंट्रीज हैं उस पर अटैक करना। अभी वो सिर्फ जैसे कतर में बाकी के जगह पे रेडर इंटेलिजेंस को ख़त्म कर रहा है ताकि वो बाद में इजराइल पे ज़्यादा अटैक कर पाए। जी, इसी टॉपिक पे मैं आपसे फॉलोअप क्वेश्चंस लूँगी, बाकी गेस्ट से भी लूँगी। मैं एक बार जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनको भी बता दूँ कि इन एयर बेसिस पे हमले हुए हैं और बाकी तमाम जो अभी अपडेट्स आए हैं। तो अभी अपडेट आया है कि ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ये अपडेट है कि जहाँ तक उन्हें जानकारी है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई जिंदा हैं, ठीक हैं। शुभदा जी, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि अयातुल्लाह अली खामेनेई की जान चली गई है, लेकिन अभी अरागची की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया। उन्होंने NBC न्यूज़ से बातचीत में कहा है कि हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के हमलों में 1 या 2 कमांडर्स मारे गए हों। इस बीच अरागची की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के विदेश मंत्रियों को फ़ोन किया है। बयान में कहा गया है कि अरागची ने इन देशों से कहा है कि ईरान अपनी अखंडता की रक्षा के लिए आत्मरक्षा के कानूनी अधिकार के तहत अपनी सारी रक्षात्मक और मिलिट्री क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। बयान के मुताबिक अरागची ने इन देशों को ये भी याद दिलाया कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के लिए उनकी फैसिलिटीज़ और इलाकों का गलत इस्तेमाल रोकना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि UAE की ओर से बयान आया है कि ईरान ने अपने दोस्ताना देशों पर हमला कर ठीक नहीं किया है। तो महेश सचदेव जी, मैं आपके पास जाना चाहूँगी कि जो अरब देशों के लिए जो हालात पेचीदा हैं उसे आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद। मैं इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला पर निर्भर करते हैं। इनकी अपनी सैनिक क्षमताएं ईरान के मुकाबले में तकनीकी तौर पर तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो सैनिक बूट्स ऑन ग्राउंड वाली परिस्थितियां हैं और जो कि उनके अंदर के जो जनसंख्या का विरोधाभास है उसको लेकर के ये कमज़ोर पड़ते हैं और इनको विदेशों से सैनिक या अमेरिका से न्यूक्लियर अम्ब्रेला या एयर अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है। और ये कई बार जाहिर हो चुका है कि अमेरिका के साथ इनका जो संबंध है वो ऑयल फॉर सिक्योरिटी के पैराडाइम पर है। और ये पैराडाइम अगर अमेरिका साबित नहीं कर पाता है कि वो इसके प्रति उनका विश्वास जीत सकता है तो ये फिर संबंधों को एक तरह से विष्कृत कर देगा। अमेरिका के साथ जो इन देशों के संबंध हैं, उनके साथ करेंसी, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब अमेरिका से जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि
ये बड़े लचीले तरह के देश हैं और जो भी शक्तिशाली उस खाड़ी के प्रभुत्व को जो जो देश बना सकता है उसके साथ ये समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि सऊदी अरब ने चीन के माध्यम से ईरान के साथ अपने संबंध कुछ सालों के विराम के बाद दोबारा स्थापित किए हैं और यूएई के साथ ईरान के अच्छे संबंध रहे हैं, खासतौर पे दुबई के साथ जो कि ट्रेड के लिए एक बड़ा कंडुइट ईरान के लिए माना जाता रहा है। हालांकि उसके द्वीपों को लेकर के विवाद भी रहा है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर के। तो ये सब जो है ये एक व्यवहारिक तरीके से बात करते हैं। फिर तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इन देशों में, इनमें कई देशों में शिया समुदाय की उपस्थिति है। बहरीन में जैसे शिया समुदाय माना जाता है कि बहुमत में है, लेकिन सत्ता जो किंगडम है बहरीन की वो राजशाही जो है वो सुन्नी है। इसी तरह से कुवैत में या यूएई में और काफ़ी हद तक ओमान के ज़ैदी शासकों के बीच भी शिया संप्रदाय मौजूद रहा है। तो ये सब सऊदी अरब में भी इस इलाके में ईस्टर्न प्रोविंस में तेल होता है, वहाँ पे शियाओं का एक बड़ा तबका रहता है जो कि ईरान, ये सब शिया ईरान से प्रभावित हैं। इनको लेकर के काफ़ी संवेदना शाही परिवारों में मानी जाती है क्योंकि सबके सब सुन्नी हैं। तो ये सब देखते हुए एक तरह से एक बड़ा ही जटिल संबंध बनता है। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि ईरान के ऊपर तेल और गैस के निर्यात के प्रतिबंध होने का फायदा खाड़ी के दूसरे देशों ने उठाया है। अब उन्होंने वो ईरान की जगह ले ली है और उनसे उनका निर्यात तेल का और गैस का बढ़ा है। जैसे कतर हुआ, वो दुनिया का सबसे बड़ा तेल गैस का निर्यातक बन गया है क्योंकि ईरान गैस का निर्यात करने में उसको रुकावट है ट्रम्प साहब के मैक्सिमम प्रेशर की वजह से। तो ये सब एक तरह से बड़ा जटिल सा समीकरण बनता है ईरान और खाड़ी के सुन्नी देशों के बीच में। जी, यरूशलेम से हमारे साथ हरेंद्र जी जुड़े हुए थे, वहाँ से अभी फ़िलहाल कोई खबर आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर में हम फिर से उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं प्रेमानंद जी आपके पास जाना चाहूँगी कि हम गल्फ़ की जिन देशों की बात कर रहे हैं, जिनके एयर बेसिस, जहाँ पे अमेरिका के एयर बेसिस मौजूद हैं, जहाँ हमले हुए हैं, इन हमलों को आप कैसे देखते हैं और किस ओर बढ़ते हुए देखते हैं? क्या अब देखिए, ये तो था कि ये पहले से भी ईरान के जो सिक्योरिटी IRGC हो, चाहे जो ऑफिशियल जो उनके स्पोक्स पर्सन हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि उनके हद में, उनकी क्षमता के हिसाब से वो जितनी भी अमेरिकी एयर बेसेस हैं या अमेरिकी जो भी नेवल बेसेस हैं उन पे वो ज़रूर अटैक करेंगे। अब एक डिलेमा उनके लिए ये होता है कि कहीं ना कहीं वो उन देशों में जहाँ पे खाड़ी के देश हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी सॉवरेनिटी को इसका जो उल्लंघन मानते हैं। कतर ने भी बात की, सऊदी अरेबिया की जो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड एक आया है स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने डायरेक्ट ईरान को जो है सो कहा है कि आप जो है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो अलग जो GCC कंट्री जिनको कहते हैं, चाहे उसमें UAE हों और फिर और भी कंट्रीज हैं, सबकी कुवैत हों, तो कहीं ना कहीं एक जो है सो कह सकते हैं कि रीजनल जो एक पुराना एक जो वॉर रहा है 1979 रेवोल्यूशन के बाद से, जिसमें सऊदी और ईरान जो दो सबसे बड़े पावरफुल कंट्री हैं और पूरी दुनिया भर में जहाँ भी मुस्लिम आबादी है, कहीं ना कहीं एक रेस है उस चीज़ का, जो सेक्टेरियनिज्म जिसके हम कहते हैं, शिया सुन्नी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रिफ्लेक्ट होता रहता है। कुछ सालों से सऊदी और ईरान के बीच में एक पीस जो है वो एज ए डील है कह लें, क्योंकि वो कभी भी तब तक है जब तक कि ईरान चूँकि काफ़ी कमज़ोर है अभी, और वो नहीं चाहता है कि वो फुल मल्टीपल फ्रंट वॉर करे। इजराइल है, अमेरिका है, तो कहीं ना कहीं जो है एक असमंजस है उनके बीच में भी, वो किस तरह देखते हैं। और खाड़ी देशों की तरफ से अगर हम उनके हिसाब से देखने की कोशिश करें तो उनमें से ऐसी कोई भी देश नहीं है जिनकी ये क्षमता है कि अगर अमेरिकी सरकार ये कोई फैसला कर लेती है
जिसको वो कम्प्लीटली अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि उनकी जो रिजीम है वो सर्वाइवल ही अमेरिकी सिक्योरिटी पे करती है, चाहे वो भले वो इसको किसी भी वर्ड में दरकिनार करने की कोशिश करें। और आप ये भी जान लें कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद कहीं ना कहीं खाड़ी के ज़्यादातर जो देश हैं वो इसराइल के साथ किसी न किसी तरह का संबंध जरूर रखते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या कोई भी इस तरह का। तो इसका ये जरूर है कि ईरान को रूस और चीन के अलावा कोई इस तरह की कोई मजबूत मदद नहीं मिलती खाड़ी देशों की तरफ से, भले आप मुस्लिम नेटो की बात कर लें, टर्की, पर चीन का अब तक कोई बयान नहीं अच्छा आ गया है, ठीक है। तो इन बयानों पर हम आएंगे, लेकिन अभी एक अपडेट दे दूं कि मिडिल ईस्ट में बने इन हालात की वजह से कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कई एविएशन कंपनियों ने अपने फ्लाइट ऑपरेशन भी सस्पेंड किए हैं या फिर फ्लाइट्स का रूट बदला है। एयर इंडिया ने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में बन रहे हालात को देखते हुए यहाँ की सभी जगहों के लिए एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स को रोक दी गई हैं। इस अपडेट में कहा गया कि हमारी टीमें यात्रियों को हर ज़रूरी मदद देंगी। तो शुभदा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, खाड़ी के देशों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भारतीयों की अच्छी खासी आबादी है, तो इनको कितनी चिंता करने की ज़रूरत है? जो एस्केलेशन है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए कैसे हालात आपको नज़र आ रहे हैं? कितनी बड़ी चिंता है? ये चिंता बहुत बड़ी है, क्योंकि 1980 से 88 में जब ईरान इराक वॉर हुआ था, तब भी हमारी डायस्पोरा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे नर्सेज ईरान में काम करते थे, तो आप मानिएगा नहीं, एक पाकिस्तानी एम्बेसडर ने मदद किया था सारा इवैक्यूएशन करवाने के लिए 80 के शुरुआत में, जब वॉर शुरू हुआ था। अब देखिए कहाँ पे क्या क्या डायस्पोरा है। ईरान में कम से कम 3 से 10 हज़ार इंडियन स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। इसराइल में 85,000 इंडियन जूस हैं, 30,000 मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये सब हैं, और स्टूडेंट्स हैं। तो 30,000 जो हैं वो डायस्पोरा आ जाएगी, 85,000 को OIC मिला हुआ है। दूसरा फिर आपका आया, सबसे ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन गल्फ़ में 35 लाख के करीब UAE में है, फिर 25 लाख के करीब सऊदी अरेबिया में है, 10 लाख के करीब आपका कुवैत में है, बहरीन में 3, 3.5, फिर ऐसे ही ओमान और बाकी के देशों में है। अब मुद्दा ये है कि सबसे ज़्यादा अमेरिका के 3 तरीके के बेसेस होते हैं। पहला होता है आर्मी, दूसरा होता है नेवल, और तीसरा होता है एयरबेस। ये तीनों का सबसे ज़्यादा मिक्सचर कुवैत में है, और कुवैत में 10 लाख इंडियंस हैं। तो ये एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा मुद्दा जो हमें ध्यान में रखना है कि चाबहार पे भले ही इंडियन बजट ने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, अमेरिका ने सैंक्शन कब तक दिया हुआ था? 26 अप्रैल 2026 तक, जो अभी ख़त्म हो जाएगा। 120 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान को दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चाबहार से हम हट गए, इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए चाबहार आज भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक मुद्दा है कि US, जब प्रेसिडेंट ट्रंप गिना रहे थे कि कैसे ईरान जो है वो टेररिस्ट रजीम है, तो उन्होंने 2 चीज़ें नहीं गिनाई। पहला चीज़ उन्होंने नहीं गिनाया कि 440 से ज़्यादा दिनों तक अमेरिकन एम्बेसी के जो वर्कर्स थे वो हॉस्टेज रखे गए थे ईरान में। उनको बचाने के लिए जिमी कार्टर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने अपना डेल्टा फोर्स भेजा था। अब ईरान 7 कंट्रीज से घिरा हुआ है, वो नहीं जा पाए। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ईरान में सैंड स्टॉर्म्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हबूब, उससे वो नहीं कर पाए और वो अपने हॉस्टेजेस को नहीं बाहर निकल पाए। दूसरा उसका मुद्दा ये भी था, जो इन्होंने नहीं बताया है, वो ये है कि US ने रीगन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इजराइल के थ्रू इसी खोमेनी, जिनके पहले थे, खोमेनी रजीम को वेपन सप्लाई किए थे। US, इजराइल, ईरान तीनों ने मिलके, किसको? जो फाइटर्स थे निकारागुआ, लैटिन अमेरिका में, और उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। तब इनका जो टेररिज्म का एंगल था वो नहीं था। खोमेनी तो उस समय भी थे। अब ये मारना किसको चाहते हैं? अब US और इजराइल को ये लगता है कि अगर ये अयतुल्ला खामेनी को या उसके बेटे को मार दें, या अयतुल्ला खोमेनी और उसके पोते को, मतलब वो तो नहीं रहे, उनके पोते को मार दें, तो शायद IRGC कोलैप्स कर जाएगा। यही एक रीज़न था, मान लीजिए, कि उसामा बिन लादेन का कभी बॉडी क्यों नहीं दिखाया ओबामा ने। अगर वो उसका बॉडी दिखाते तो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इस्लाम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता, एक बहुत बड़ा, और फिर इसको वो टेररिज्म का नाम देते। लेकिन शुरुआत तो इन्होंने की। तो मुद्दा यहाँ पे आ जाता है कि ये खामेनी या उसके बेटे या खोमेनी या उसके पोते, इन सब के मरने से सिस्टम नहीं ख़त्म होगा। ईरानियन आर्मी है, ईरानियन आर्मी का नाम है आर्तेश, IRGC फोर्सेस हैं, कुद्स फोर्सेस हैं,
ये सब बहुत जगह, कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड में इतना स्ट्रांग आर्मी जितना ईरान का है, बूट्स ऑन द ग्राउंड की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ मिसाइल्स हो रहे हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान का सबसे ज़्यादा है, गल्फ के किसी कंट्री का नहीं है। जहाँ तक बात रही टर्की का, फिर ज़्यादा है। अब देखिए, इंडिया में भी ईरानियंस रहते हैं। इंडिया में ईरानियंस जो शिया, तो 15% जैसा सचदेव जी ने बोला मुस्लिम पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है। ज़ोरोआस्ट्रियन जो थे, जो इस्लाम के आने से पहले थे, जिनको हम पारसी बोलते हैं, 50 to 60% पारसी इंडिया में है। तो हमारे लिए डायस्पोरा का टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ट्रेड का टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ह्यूमन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने जो किया है, नेतन्याहू ने जो किया है, ये इलीगल है। सेल्फ डिफेंस का हक ईरान को है, लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, आज जब टैरिफ्स ही इलीगल हो गए। जब भारत की हम बात ही कर रहे हैं, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी इसराइल दौरे से लौटे हैं, और जो ये हमले हुए हैं, पहले तो कंडेम कर ही रहे थे ऑपोजिशन की पार्टीज, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे ये दौरा करने का सही समय नहीं है, और अभी जब हालात ऐसे हुए हैं तो इस पर और बात हो रही है। तो इसका आप क्या असर देखती हैं ईरान के साथ भारत के रिश्तों पर? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अभी ये दौरा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए, जब नेसेट में जाते भी हैं प्रधानमंत्री, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक गेम खेला। क्या गेम खेला? हमेशा इजरायली नेसेट ने, जो बाकी के पॉलिटिशियंस या हेड ऑफ स्टेट आए हैं इसराइल, जैसे वो हेनरी किसिंजर हों, बैरक ओबामा हों, एंजेला मर्केल हों, उनको प्रेसिडेंशियल स्टेट ऑफ ऑनर मेडल दिया है। ये नेसेट मेडल कुछ होता नहीं है, पहला मुद्दा तो ये। दूसरा ये है कि जो कोई भी वेपन एक्सचेंज, आयरन बीम का या आयरन डोम का, इजराइल दिल्ली एनसीआर से बड़ा नहीं है। मैं गई हूँ, दिल्ली एनसीआर से बड़ा नहीं है। पूरा का पूरा आयरन डोम या आयरन बीम का आप इंडिया में सब जगह नहीं कर सकते, आपको लोकेशन पंजाब या फिर जम्मू एंड कश्मीर चूज़ करना पड़ेगा। अब मुद्दा ये है कि यूएस वीटो कर सकता है, इजराइल कोई भी डिफेंस डील अपने ऊपर से नहीं कर सकता, यूएस वीटो कर सकता है। हमारे लिए, जब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अराक्ची जी, ये ओबामा के टाइम पे भी निगोसिएशन में थे JCPOA में। स्टीव विटकॉफ को, जारेड किश्नर को न्यूक्लियर एनरिचमेंट या उसके साइंस का नॉलेज नहीं है, अराक्ची इंजीनियर है, उसको नॉलेज है। उन्होंने ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर को ये मुद्दा उठाना चाहिए था कि ईरान और पैलेस्टीन का। मैं कहती हूँ 2 और मुद्दे उठाने चाहिए थे। जी, मैं बस चाहूंगी कि आप थोड़े दूसरे गेस्ट से भी उनका नज़रिया भी ले लूं कि महेश जी, सबसे पहले आप बताएं, जो सवाल मैंने शुभदा जी से किया कि अब भारत और ईरान के रिश्ते पर आप क्या प्रभाव देखते हैं, अगर आप बता पाएं। भारत की नीयत पर ईरान को शक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ख़ासतौर पे इजराइल की विजिट जो है वो एक उभय पक्षी संदर्भ में थी, बायलैटरल डोमेन में थी, और इसमें जो प्रधानमंत्री ने कहा वो काफ़ी सावधानी पूर्वक कहा है। जैसा कि आपको याद होगा, उन्होंने कहा है कि नागरिकों की हत्या करना कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। तो नागरिकों की हत्या करना सिर्फ टेररिस्ट ने ही नहीं किया है 7 अक्टूबर के बाद, ये इजराइल ने जो गाजा में जो किया है उसको भी इसी विशेषण के साथ जोड़ा जा सकता है। उसके साथ ही ईरान इस चीज़ में दिलचस्पी रखता है कि वो भारत के साथ संबंध बढ़ाए 2-3 वजह से। एक तो जैसे शिया समुदाय जो है, ईरान के बाद सबसे बड़ा शिया समुदाय एक तरह से भारत में है या पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के साथ ईरान के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा रहता है, या सऊदी और खाड़ी के अरब देशों के पक्ष में रहता है। भारत से थोड़ी सी उम्मीदें हैं कि वो ब्रिक्स या रूस जैसे या स्वाधीन अपनी विदेश नीति को लेकर के ईरान उनके साथ संपर्क में रहना चाहता है। तीसरी बात, जो ईरान का इकोनॉमी का मॉडल है, वो भारत की तरह से आत्मनिर्भरता की ओर केंद्रित है, और ईरान देखता है कि भारत जब वो तेल निर्यात करने में सक्षम था 2015 और 18 के बीच में, तो भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था तेल का। और यही उसको लालच अभी भी है कि अगर फिर से सैंक्शन हटाए जाते हैं
तो वो इस तरफ जा पाएगा। चौथी तरफ जो देखा जाना चाहिए तो ये कि ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो भी उसको चीज़ों की आवश्यकता होगी, टेक्नोलॉजी की या सरमाया की, वो सब भारत से उपलब्ध हो पाएगा। और भारत की निष्पक्षता को ये और पाश्चात्य देशों या पूर्वी देशों से ज़्यादा अच्छी तरह से वो आकलन करता है। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से, हालांकि कुछ वो चाहेंगे कि भारत ईरान का ज़्यादा पक्षधर रहे या ज़्यादा तटस्थ रहे ईरान के मामलों में, लेकिन भारत इस बारे में वो सब नहीं कर सकता जो कि उसको इजराइल और खाड़ी के अरब देशों के साथ जो संबंध है उसको उनको खराब नहीं करना चाहेगा ईरान के लिए फिलहाल तो। जी धन्यवाद। प्रेमानंद जी, मैं अब ईरान के पास क्या क्या विकल्प हैं? जैसे दोनों देशों के इन अटैक्स को सस्टेन करना उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। शुभदा जी बता रही थी कि ईरान को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। हमने पिछला जो 12 दिनों का ये क्लैश हुआ उसमें देखा कि ईरान भी मतलब उसके भी अटैक्स बहुत मजबूती से वो अटैक कर रहा था। तो अभी जो हालात हैं उसमें आप ईरान के सामने क्या विकल्प, ईरान के पास क्या विकल्प देख पाते हैं? देखिए, ईरान के पास विकल्प हमेशा रहते हैं, इस वजह से कि जो देश 40 साल से ज़्यादा वॉर की सिचुएशन में हो, चाहे वो इजराइल के साथ तो नहीं, लेकिन कम से कम अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ रहा हो, और एक इकोनॉमिक सैंक्शन जिस देश पे 40 साल से हो, उसको एक कहीं ना कहीं एक आदत सी हो जाती है कि कैसे वो अपने प्लान्स को करें, इंक्लूडिंग जो उनका जो न्यूक्लियर एम्बिशन है, उनकी सुरक्षा को ये हमेशा जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में आके उस पर खतरा होगा। ईरान के साथ असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब उनकी डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है, जो ईरानियन जो लोग हैं, उनके बीच में उनकी लेजिटिमेसी बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। ईरान इस मामले में अपने आप को ज़्यादा अलग थलग उतना नहीं पाता कि अमेरिका और इजराइल उनके खिलाफ अटैक करेंगे। हालांकि नेचर जो है हर एक वक्त के बाद बदलता है। ईरान जो है जिस तरह की साइबर अटैक झेल रहा है, या जिस तरह की B-2 बॉम्बर बस्टर अगर उस पर होता है उनके पहाड़ों पे भी जहाँ उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो उस तरह के विकल्प को तो उनके पास है, क्योंकि उन्होंने इतने साल से जो सैंक्शन रहा है कहीं ना कहीं उनको पता है। उसके अलावा भी चीन के साथ जो उनके एक कहीं ना कहीं अनसेट जो डिफाइंड ट्रीटी नहीं है, जिसमें वो कहीं ना कहीं अपने जो एसेट हैं, खासकर जो उनका जो ऑयल और गैस के थ्रू जो अपनी इकोनॉमी मैनेज करते हैं, वो कहीं ना कहीं सर्वाइव तो उनके लिए करता है। तो विकल्प के तौर पर ये है कि अगर ईरान की जो पॉपुलेशन है या जो ईरानियन लोग हैं, अगर वो डट के खड़े रहते हैं ये समझ के कि ईरान की संप्रभुता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि रिजीम चेंज को लेके, तो मुझे लगता है कि ईरान जो है सो कई लेवल्स पे जो है अपने आप को जो है मैनेज कर सकता है। और विकल्प की जहाँ तक बात है, तो चूंकि रूस और चीन के साथ है ही, वो ग्लोबल साउथ के थ्रू, ब्रिक्स के थ्रू भी अपने कई एंगेजमेंट की बात करेगा। तो विकल्प कम है, क्योंकि खाड़ी के देश उस लेवल पे उनकी सपोर्ट में नहीं आएंगी। OIC जो है उस लेवल पे उनको सपोर्ट नहीं देगी, खासकर चूँकि वो खुद जो है अमेरिका इन्वॉल्व है। पाकिस्तान जो एक बहुत पावरफुल सैनिक कंट्री है, वो सपोर्ट में नहीं आएंगी। तो चीन जो है अपने आप में हो सकता है वो सप्लाई के थ्रू तो उनको मदद करे, लेकिन ओपन जो है सो सपोर्ट ना करे। रूस जो है उस लेवल पे है नहीं कि वो कम्प्लीटली अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुकी है। तो सैन्य लेवल पे तो उनकी कम है विकल्प, लेकिन सर्वाइवल उनकी स्ट्रैटेजी उनको अच्छी तरह से मालूम है। एक ही बस उसमें फ़र्क पड़ेगा कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस हद तक जो है अपनी सरकार को बचाना चाहेंगे। जी महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और इस सवाल पर मैं तीनों ही गेस्ट से ब्रीफ में मैं चाहूँगी कि आप अपने इनपुट्स दें कि भारत के लिए अभी कूटनीतिक रूप से कितना चैलेंजिंग वक्त है अभी जो हालात बने हुए हैं। महेश जी, पहली बात तो एक जो पिछले वक्ता ने जो कहा है उसको एक साथ जोड़ना चाहूँगा कि अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी जो कमी है उनके इस तरह के सैनिक अभियान की, कोई विकल्प उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है आयतुल्लाह के या इस्लामिक रिपब्लिक की जगह पर। कोई भी ऐसा सर्वमान्य ईरान के लिए विकल्प नहीं है। पर रजा पहलवी लगातार उनके पोस्ट हम देख रहे हैं।
उनका उनका मेरे ख्याल से ईरान पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ईरान में बहुतायत ऐसे लोगों की है जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पिछले 47 साल में बड़े हुए हैं। उनको शाह के ज़माने की कोई याददाश्त व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, और शाह के ज़माने में जो सवाक और इस्लामिक चरमपंथियों पर जिस तरह से यातनाएं दी जाती थी उसको भी इस सरकार ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया है। तो ये सब के रहते हुए न तो मुजाहिदीन अल खल्क न ही शाह के जो लोग हैं वो ऐसा कुछ कर पाएंगे कि वो विकल्प के तौर पर उभरे, ऐसा नहीं है। और फिर ईरान में कई संप्रदाय हैं, जैसा कि शिया बहुमत हैं लेकिन सुन्नी भी हैं और कुर्द भी हैं और बलूच भी हैं वगैरह वगैरह। तो दो संभावनाएं मुझे लगती हैं ईरान के सामने। पहली बात तो ये कि एक तरह से विघटित हो जाएगा और गृह युद्ध की स्थितियां फीफडम बन जाएंगी जैसे लेबनान में एक ज़माने में हुआ करता था, या दूसरा IRGC पासदारान जिनको कहते हैं वो इस्लामिक रिजीम की जगह पर आ जाएंगे, जो कि अमेरिका के लिए और भी घातक हो सकता है, क्योंकि वो फौजी हैं और उनको डिप्लोमेसी से कोई खास सरोकार नहीं है, और वो परमाणु शक्ति को सैनिक कारणों के लिए दोहन करने के लिए और भी आमादा होंगे। जहां तक भारत का संबंध है, विकल्प हमारे लिए यही है कि हमारे लोग वहां सुरक्षित रहें। 1 करोड़ के आसपास भारतीय हैं। तेल के मामले में हमें जो निर्भरता है खाड़ी पर वो जारी रहे। बस यही 2 बड़े विकल्प कहना चाहूँगा। धन्यवाद। शुभदा जी, भारत के कूटनीतिक चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी के हालात कितने चुनौतीपूर्ण हैं? अभी तो काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी में है, चेयरपर्सनशिप में है, और प्राइम मिनिस्टर का तुरंत ही अभी इजरायली दौरा हुआ था। हमें हमारे लिए ऑयल का जो, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, देखिए ईरान को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईरान को चाइना और रशिया को ऑयल और गैस प्रोड्यूस करने के लिए कैस्पियन सी से ऑलरेडी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिसमें 20% ऑफ ऑयल, वर्ल्ड्स ऑयल पास करता है सप्लाई, वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। और उसके बाद हुथीज़ ने बाब अल मंदब को भी बंद कर दिया है। इनको हेल्प कौन कर रहा है सैटेलाइट इमेजरी से? चाइना। तो अब मुद्दा है ये है कि हमें पहले तो अपनी डायस्पोरा को देखना है, जैसे सचदेव जी ने बोला, और दूसरा कि हमें अपना ऑयल इंपोर्ट का देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑयल इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कभी रशिया से तो कभी ईरान से हमेशा US ने कहीं नहीं कंट्रोल किया है। अब लेकिन ईरान जो है, ईरान अभी मुझे लगता है कि एस्केलेशन और बढ़ेगा, रात के समय में और बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा से 12 दिनों में यही हुआ था। और सबसे ज़्यादा है कि बहुत सारे हो सकता है इनोसेंट लोग भी, क्योंकि ईरान में होते हैं क्या, शिया हैं, पर्शियंस, उसके बाद सुन्नीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, 20,000 जूज़ हैं, अज़ेरीज़ हैं, कुर्ड्स हैं, बलूचीज़ हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद CIA या मोसाद का एजेंट मान के पकड़ा जाए, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे ईरानियन भी IRGC के मेंबर्स इजराइल में हैं, उनको भी शायद पकड़ा जाए। तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ आने वाले जो दिन नहीं, आने वाली रातें काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। प्रेमानंद जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पिछले बार के हम अगर क्लैश को देखें तो 12 दिनों में ये सिमट गया था, अभी का कितने दिनों तक जाता हुआ नज़र आता है? देखिए ये सबसे जो है सो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करेगा, देखिए कि किसी भी वॉर जब आप जाते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज। अगर वो नहीं होता है तो किसी न किसी तरह से वॉर वापस लौटता रहेगा। अगर ये होता है तो चूँकि पॉलिटिकल जो वहाँ पे स्थिति है, कोई जो है सो विकल्प नहीं है, तो एक फर्दर केओस भी रहेगा। अभी ये डिपेंड ये करता है कि ईरान जो है वो अपनी क्षमता को किस हद तक जो है मेंटेन कर पाए। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कब तक जो है सो अमेरिका, देखिए इस मामले में ये है कि उनके जो अपने एक्सपेक्टेशंस हैं, और ख़ासकर ट्रंप ने जिस हिसाब से वहाँ के लोगों को एड्रेस किया है, तो ये बड़ा जो है सो गंभीर इस वजह से भी है कि इस तरह के कभी भी डायरेक्ट जो है इंटरवेंशन अमेरिकी राष्ट्रपति संबोधन के तौर पे नहीं करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि ये
कई महीनों से आप देखें नेतन्याहू जब अभी हालिया में गजा बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने, तो कहीं ना कहीं जब भी इजराइल अमेरिका के साथ कभी भी एक फाइनली कुछ करता है एग्रीमेंट वगैरह उनके हिसाब से, तो एक ट्रांजैक्शन करता है। तो मेरा मानना ये है कि अनटिल एंड अनलेस अमेरिका की कांग्रेस या वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जिसको ट्रम्प हालांकि ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे अगर वो प्रेशर क्रिएट होता है कि वॉर इज़ नॉट गुड फॉर अमेरिका, हम इजराइल की वॉर क्यों लड़ रहे हैं, तो लगता है कि किसी न किसी इसका विकल्प ढूंढेंगे। अरब जो खाड़ी देश हैं शायद वो जो है कोशिश करें कि किसी ने उनकी सुरक्षा पे भी खतरा है, वो एक प्रेशर क्रिएट करें कहीं ना कहीं ट्रम्प गवर्नमेंट को कि आप इजराइल की सुरक्षा को लेके हमारी सुरक्षा को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर की जो ऑयल मार्केट है उसके प्राइसिंग पर बहुत असर पड़ेगा। चाहे इंडिया हो, दुनिया के जितने छोटे मुल्क के कंट्रीज हैं ऑलरेडी यूएस रशिया यूक्रेन वर्क से वो प्रॉब्लम में है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, इन सब पे जो इसका असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप जो है कि वॉर सिर्फ जो है सो एक आर्म्स इंडस्ट्री के अलावा किसी को फ़ायदा नहीं देता है। तो अगर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वो पूरा करना चाहते हैं तो साथ में साथ उनको ये भी देखना होगा, जो कि जिन चीज़ों को मैंने अभी जैसा जिक्र किया, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपने उस हिसाब से सोचूं तो मुझे लगता है कि ये लंबा चलेगा। ये ज़रूर है कि डायरेक्ट मिलिट्री कब तक चलता है ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वॉर अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। प्रेमानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। महेश जी आपका भी शुक्रिया, और शुभदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही सारे इनपुट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रूस समेत कई देशों ने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई की आलोचना की है। बहुत से देशों ने संयम बरतने की अपील की है, मगर जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों से इमरजेंसी सायरन की खबरें आ रही हैं, इससे ये आशंका बनी हुई है कि संघर्ष और तेज़ हो सकता है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ही बता रहे थे। फिलहाल ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बने हालात पर BBC हिंदी के स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। पूरे डेवलपमेंट की डिटेल कवरेज के लिए आप जुड़े रह सकते हैं BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल पर। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।